हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था पॉलिटिक्स के बारे में, तो आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए, जैसे सीमेट हुई, टीसनेट, एसएससी बैंकिंग, सीजीएल, आरआरबी और भी हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फाउंड इन 1946। जहाँ पे संविधान लिखा था, असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो 1946 में फाउंड हुई थी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू टू अवॉइड एनी डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया। जितने भी मेंबर थे, जैसे ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 385 मेंबर थे, तो 385 मेंबर के बीच में यह रेजोल्यूशन पास करवाया और सबके हस्ताक्षर लिए गए, सबकी साइन ली गई ताकि बाद में कोई डिसएग्री ना करें। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे। तो पहले हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, ये हमारे परमानेंट वाले थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको तो आप जानते ही होंगे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो भीमराव अंबेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर संविधान लिखा गया था पूरा, तो उसके चेयरमैन थे ये भीमराव अंबेडकर, और इनके अंडर में ही पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसलिए इनको कहा गया कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे? 385 मेंबर थे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे सिंस 2015, मतलब कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो चुका था हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि उस समय पूर्ण स्वराज हमने हासिल कर लिया था और हमारे नारे लगे थे पूर्ण स्वराज को, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी को हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और उसी दिन हमारा रिपब्लिक मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये 26 नवंबर 1949 वहाँ उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2015 से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 month एंड 18 days, इतना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट होने में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ? प्रियम्बल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ये एक बेस है, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता। इसलिए आपने कभी देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स में कि पहले पेज पे ये प्रियम्बल ऑफ इंडिया होता है, जैसे गांधी जी लाठी लेके चल रहे होते हैं, वो सब दिखाते हैं, पहले पेज पे होता है हर बुक्स में एनसीईआरटी की, तो वो प्रियम्बल होता है, वो एक बेस होता है। ठीक है, एक करके हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि प्रियम्बल में क्या क्या ऐड किया गया था। तो फर्स्ट है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हमारे इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो बाहर का आके कोई हमें सलाह नहीं दे सकता, कोई मतलब कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे रिसोर्सेज सारे, मतलब जो इंडिया में रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइडेड है, मतलब काले गोरे का कोई भेद नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे इंडिया में रिलीजन्स हैं तो कोई भी रिलीजन्स फॉलो कर सकता है, बाहर का भी कोई आके अपने रिलीजन फॉलो कर सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आप क्रिश्चियन हिंदू इंडिया में रहते हो तो हिंदू धर्म आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्रिश्चियन भी फॉलो कर सकते हो, मुस्लिम धर्म भी फॉलो कर सकते हो, बौद्ध, हिंदू, कुछ जैन धर्म, बहुत सारे धर्म है हमारे इंडिया में, तो कोई भी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, लोकशाही। भारत एक लोकशाही देश है, लोकतंत्र वाला देश है,
तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इज इंडिया। इंडिया एक वर्ल्ड की मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? क्यों ये रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो हेड है वो इंडिया की जनता सिलेक्ट करती है। इंडिया का हेड बोले तो कि इंडिया का सरकार, इंडिया की जो सरकार है वो भारत की जनता सिलेक्ट करती है, उसे बोलते हैं हम रिपब्लिक। आपने देखा होगा कि इंडियन पासपोर्ट्स पे लिखा होता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, क्योंकि उसे इंडिया के लोग सिलेक्ट करते हैं उसके हेड को, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं Only once in 1976 preamble was amended which is inserted the words socialism, secularism and integrity। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल हमारा के बेस है, उसको हम कभी चेंज नहीं करते, उसको कभी चेंज नहीं किया जा रहा, लेकिन आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये प्रियम्बल को बदला गया था और चेंज किया गया था। उस चेंज करने को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसमें 1976 में चेंज किया गया था और उसमें 3 पॉइंट्स ऐड किए गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड मतलब ये तीनों पॉइंट्स कौन से अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे? तो किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, और हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल में कभी भी चेंज नहीं होता, तो अगर चेंज हुआ तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ये नया अमेंडमेंट आया, हम उसे वो अमेंड करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 पिलर्स है सबसे बड़े। तो पहला है लेजिस्लेटिव, सेकंड जुडिशियरी, थर्ड है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि ये लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से ऐड हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट भी आ जाता है और 2 हाउसेज आ जाते हैं, हमारे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और ये क्या करती है? ये लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, लॉ इंट्रोड्यूस बनाती है। और हम अब आते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं। ये क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। जो लॉ लेजिस्लेटिव बनाती है वो जुडिशियरी क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, उसको देखते हैं अच्छे से कि लॉ सही से बने हैं या नहीं बने। और हमारे जुडिशरी में टोटल कितने, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं? टोटल 31 जजेस हैं। 30 नॉर्मल जजेस है और 1 CJIS, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो ये लॉज गवर्न करते हैं जुडिशरी, वो एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूट करती है अमंग द पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, PM और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। ठीक है, तो ये क्या करती है? लॉ एग्जीक्यूट करती है। अब हम देखते हैं कि जैसे अब हम पढ़ेंगे आगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो क्या हुआ है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से पढ़ के, अलग अलग देशों को समझकर उनके कॉन्स्टिट्यूशन उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, फिट किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद का ही है, हमने खुद नहीं बनाया, नहीं। बाहर के बहुत सारे अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन उठाए गए हैं, फिर उसको पढ़ा गया, उसको समझा गया कि हाँ कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, ये एक्ट हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तब जाके इन्होंने सब अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और फिर इंडिया में ऐड किए गए। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उनमें से हमने बोरो किए गए हैं कुछ, तो वो देखते हैं। फर्स्ट है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब क्या आप जानते ही होंगे। फेडरल स्कीम का मतलब ये होता है कि पावर डिवाइड कर दी जाती है अमंग द कैटेगरी वाइज पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, पंचायती राज हुआ, ऐसे पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमने स्कीम कहाँ से बोरो की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से। ठीक है, अब ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है? इस एक्ट में से, 1935 में से। अब देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPSC हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह भी हमने 1935 के एक्ट में से बोरो किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने US का भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर उनमें से हमने हमारे में ऐड किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, फर्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, मतलब वो किसी के अंडर में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है। उसको ना गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपने वो भी कोई भी डिसीजन वो फ्रीली ले सकती है, किसी का प्रेशर में दबाव में आके नहीं ले सकती। और जुडिशरी फ्री इंडिपेंडेंट है, वो लॉ और इम्प्लीमेंट करना हो या कोई भी जस्टिस करना हो तो वो फ्रीली कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैसे होती है। इम्पीचमेंट का मतलब अपने पद से उनको हटा देना, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, कोई भी गलत काम उन्होंने कर दिया, कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, कुछ उन्होंने क्राइम कर दिया, तो पहले उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको पहले इम्पीच किया जाता है। इम्पीच मतलब उनको अपने पद से हटाया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है। जैसे हम नॉर्मल पीपल होते हैं, कोई क्राइम करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, मतलब जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको पहले उनके पद से हटाया जाता है, क्योंकि उस पद की बहुत रिस्पेक्ट होती है, इसलिए पहले उनको हटाया जाता है, इसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे नोट कर देना, ठीक है। और भी नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबके नोट्स अच्छे से बना देना ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, बोरो किए गए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो इसकी प्रोसीजर है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की, वो भी हमने कहाँ से बोरो की है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ब्रिटिश का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और उनमें से भी कुछ चीज़ें हमारे में अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। तो क्या की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होना चाहिए, जहाँ बैठ के सारे उच्च अधिकारी लॉ बनाए, मतलब वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे ब्रिटिश में भी हुआ करती थी, जैसे अपर हाउस हुआ, लोअर हाउस हुआ, ऐसे हमारे भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा वहाँ से लॉ बोरो किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक ही नागरिकता बोलते हैं, जैसे भारत का नागरिक। बट हमारे क्या इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है, अगर हम बाहर के देश में फॉरेन में रहने चले जाए और वहाँ की हम सिटीजनशिप ले लें तो फिर तुम्हारी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, आप वहाँ के नागरिक हो जाते हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो, उससे हम कहते हैं NRI, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिया में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी कहाँ से बोरो किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से। अब है बाय कैमरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बाय कैमरलिज्म मतलब बोथ इन इक्वल डिवाइडेड, मतलब टू इक्वल डिवाइड में इनको इक्वल पावर इनको डिवाइड कर दी गई है। अपर एंड लोअर हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा मतलब जो राज्यों से बनती हो, लोकसभा मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई होती है, उसे बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा, फिर उनमें से भी अडोप्ट किया, बोरो किया। अब वो देखते हैं क्या बोरो किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो की है। अब इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन मेथड होती है, प्रोसीजर उनका भी होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए अच्छे से, वो भी हमने कहाँ से बोरो किया, आयरिश में से कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो किया। उनके प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए उनके भी, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू अपर हाउसेस, इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा में मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, सारे मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। किसके, कौन करता है इन्हें नॉमिनेट, इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये नॉमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि 12 मेंबर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर थे, वो भी राज्यसभा का एक हिस्सा थे, और जया बच्चन थे, वो सब क्या थे, वो सब क्या बोलते हैं, वो चुनाव जीत के थोड़ी ना आए थे, वो सिर्फ वो उन्हें नॉमिनेट किया गया था। किसने किया था, प्रेसिडेंट ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो उनके फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और लोग इनसे इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन ले, इसलिए ये लोग, इसलिए प्रेसिडेंट ने हर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। फेडरेशन विद ए स्ट्रिंग सेंटर, ये हमने कहाँ बोरो किया है, कहाँ से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जो जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी जुडिशियरी, वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है, जैसे इनके पास पावर है, वो एडवाइस कर सकती है कि भाई ये ऐसा करो तो ठीक रहेगा, पॉल्यूशन के बारे में, और भी बहुत सारे कोई भी है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो वो सब कोई भी एडवाइस दे सकती है गवर्नमेंट को। ये भी एक पॉइंट है जो हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने साउथ अफ्रीका से भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत बोरो किया है, वो देखते हैं। अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट मैंने पहले बताया था कि चेंजेस लाना, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना, वो हमने कहाँ से बोरो किया, साउथ अफ्रीका से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू अपर हाउसेस, मतलब जो राज्यसभा के मेंबर है उनकी इलेक्शन की मेथड भी हमने कहाँ से बोरो की है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसे हम अभी जानते हैं रशिया, ये भी रशिया बन गया है, ठीक है। तो उसका वहाँ से हमने क्या बोरो किया, फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे, अब हमने रशिया से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस से भी हमने सबसे ज़्यादा फ्रांस से भी बोरो किया है, तो वो देखते हैं फर्स्ट रिपब्लिक मतलब जहाँ का हेड चुना गया हो लोगों के द्वारा, मतलब जैसे इंडिया का हेड चुना गया उसके पीपल्स ऑफ इंडिया के द्वारा चुना गया हेड, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया, फ्रांस से। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया, फ्रांस से। और फ्रांस में ये कब आया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये तीनों वर्ड यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो भाई वहाँ से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे, फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, ये था जर्मनी से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, वेमार। इसमें क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मतलब जैसे भारत में, जैसे इंडिया में कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए तब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तब उन फंडामेंटल राइट्स का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, इसलिए वो सस्पेंड हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे फंडामेंटल राइट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट यूज़ नहीं होते, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या बोरो किया, एक तो किया कॉन्करेंट लिस्ट, और सेकंड किया जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब जॉइंट सीटिंग क्या होता है, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे राज्यसभा ने कोई लॉ बनाया और वो पास किया, लोकसभा उसे रिजेक्ट कर देती, लोकसभा ने लॉ बनाया तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देती, तो दोनों में आपस में ऐसा मतभेद होता है, तब जाके गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जॉइंट सीटिंग होनी चाहिए 2 हाउसेस की, और जो भी मेजोरिटी होगी लॉज की वो विन हो जाएगा, फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा हमारे इंडिया में सिर्फ 1 या 2 बार ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।